like how I check the patients, like how when this young males in the age group of 30 to 40 come, I always mentally calculate what is their lifestyle, what are the risk factors. I go on giving points. Sedentary 1 point, alcoholic 2 points, smoker 3 points, and not moving around from car to lift to from house to lift to car to office. So what will happen initially, they generally develop a pot belly, जैसे हम कहते हैं हिंदी में तोंद. So what happens, these patients will come to you with lot of body ache. उनका सबसे पहला होता है मेरा मतलब muscles are paining. So this is one way of looking. Don't ask for a DEXA here. Ask for a X-ray of the spine. वो आपको क्लू दे देगी कि आपको ऑस्टियोपीनिया है कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस. और दूसरा क्या होता है कि जब आप झुकते हो ना, या लैटरल या फ्रंट एक्सटेंशन या फ्लेक्शन जब करते हो, जब आपको लगेगा कि बहुत टाइटनेस आ रहा है आपके मूवमेंट्स में, तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ आपके बोन्स और मसल्स और लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है. या सबसे ज्यादा मैं बताऊं किसको होता है, बिकॉज एक होता है एपिलेप्सी की जितनी भी दवाइयां होती है ना, वो दे हैव अ प्रॉब्लम विद बोन मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. तो उसमें क्या होता है, ये लोग बहुत ही ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं. इसलिए अगर आप देखोगे हर एपिलेप्सी का जो आखिरी की जो दवाइयां होती हैं, उसके साथ हमेशा आप देखोगे एक सीनियर डॉक्टर हमेशा एक कैल्शियम की दवा जरूर लिखता है. तो एक वो हो गया. और एक कुछ आपको कुछ हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म हिपैरिन दी जाती है, जिससे कि आपकी जो ब्लड है ना वो क्लॉट ना करे बल्कि पतला रहे. तो वो जब हिपैरिन हम देते हैं तो उससे भी ये कहा जाता है कि हिपैरिन कैन आल्सो कॉज यू ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये बहुत दो कॉमन. और तीसरा, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट मतलब आई शुड से कंट्री विद डायबिटीज, और जो एक दवा बहुत यूज होती है जिसे हम कहते हैं पायोग्लिटाजोन्स, ये जब आया था, ये बहुत ही अच्छी ड्रग है जो आपको ब्लड शुगर पोस्ट प्रांडियल मींस खाने के बाद जो आपको कंट्रोल पर लाता है. ये जो गोली है ना, इसका जो फैक्टर जो होता है, पीपी गामा बोलते हैं, पीपीआर गामा, ये जो एक रिसेप्टर है ना, वो आपके बोन के जो सेल्स के ऑस्टियोब्लास्ट पर वो एक्ट करती है. और वो क्या करती है, ऑस्टियोब्लास्ट को मोर ऑस्टियोक्लास्टिक बना देती है और बोन डैमेज करती है. तो ये भी एक दवा है जो बहुत कॉमन है. See, it never prevents. What did I say? It helps you in the mineralization. So calcium, खाली कैल्शियम लो और बाकी कुछ मत लो, तो it's not going to prevent osteoporosis. Because मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ये खाली कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के साथ आपका मेनोपॉज और हार्मोनल जो, जिसे हम लेडीज को हम मेनोपॉज बोलते हैं ना, तो वैसे ही मेल्स में एंड्रोपॉज होता है. तो जब वो तो हार्मोन की इफेक्ट आ गई ना, पर कैल्शियम का क्या है, कैल्शियम भी एक देने का तरीका होता है. अगर आपने बहुत सारा कैल्शियम दे दिया और आपने 20 साल तक कैल्शियम खाया और आपने कभी कैल्शियम का ब्लड टेस्ट किया नहीं, तो कैल्शियम जब बहुत हाई हो जाता है तो क्या होएगा, तो इट बिकम्स अ टॉक्सिक थिंग. सो यू विल एंड अप विद कन्वर्जन, और एक्स्ट्रा जो कैल्शियम होता है वो जाके आपके डिपॉजिट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑसिकुलर कैल्सिफिकेशन, मतलब बोन के बाहर टिश्यू में कैल्सिफाई हो जाते हैं. और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी जो बहुत ही एक मिथ है कि ज़्यादा कैल्शियम लिया तो हार्ट अटैक हो जाता है. हाँ, तो ये जो है ना, ये हमारी जो बॉडी है ना, वो जो बैलेंसिंग होता है कैल्शियम का, विटामिन डी का, किडनी का या बोन्स का, वो आपके जो कैल्शियम हम खाते हैं ना, वो चुपचाप जाके बोन में चला जाता है. पर उसके लिए एक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं विटामिन K2. एक K2 होता है जो, अगर वो रिसेप्टर आप में कमी पाई जाती है तो ये K2 क्या करता है, जो कैल्शियम को ना डाइवर्ट करता है बोन के अंदर. अगर ये K2 का प्रॉब्लम हुआ है रिसेप्टर का, तो ये क्या करता है, ये एक्सेस कैल्शियम है ना, वो जाके आपके आर्टरीज में जाके सेटल हो जाता है. जो आप जब सीटी करवाते हो अपना चेस्ट का, अपने हार्ट का, तो उसमें आपको कोरोनरी में दिखाएगा एक प्लाक लेवल. पर बट मेनी स्टडीज हैव डन, बट ये मतलब रियली बोल नहीं सकते हो कि अगर ज़्यादा कैल्शियम हुआ तो मुझे MI होने वाला है, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. और अगर आप कैल्शियम ले रहे हो तो प्लीज़ बीच में 1 साल में या 6 महीने में एक बार अपना कैल्शियम लेवल ज़रूर आप लोग टेस्ट करवा लो.
और so that you do not have toxicity of calcium and vitamin D. और एक जगह कैल्शियम नहीं दी जाती अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन्स है, बिकॉज कैल्शियम स्टोन्स, अगर आप बहुत कैल्शियम खाए तो कैल्शियम जाएगा कहाँ, एक्सक्रीट ज़्यादा हो नहीं पाता तो वो जाके वापस एक स्टोन बना देता है। या आप कैल्शियम साइट्रेट लो या कैल्शियम ग्लूकोनेट लो या कैल्शियम ये एक और है कार्बोनेट लो, दे आर ऑल कैल्शियम। तो आपको सिर्फ कैल्शियम से मतलब है कि आप जब कैल्शियम 1 ग्राम जब आप लेते हो तो कितना एब्जॉर्ब होके आपके अंदर जाता है। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब अगर 1 ग्राम लिया है तो एटलीस्ट 500 मिलीग्राम तो आप एब्जॉर्ब कर ही लोगे। और दूसरी बात, जब आप कैल्शियम लेते हो ना तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन बेस्ट होती है खाने के साथ लोगे तो बहुत अच्छा, क्योंकि क्या होता है नहीं तो जब एम्प्टी स्टमक रहते हो तो शायद कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। इट इज ऑल टू डू विद पीएच आल्सो एंड द पीएच ऑफ द स्टमक आल्सो। बहुत लोग मतलब जीपीज एंड फिजिशियंस एंड ऑर्थो ना कोई भी बैक पेन बोला उनका डेक्सा मांग लेते हैं, पर डेक्सा मांगने का एक इंडिकेशन होता है। व्हाट इज द इंडिकेशन फॉर आस्किंग फॉर डेक्सा इज, फर्स्ट थिंग आई आस्क द लेडी, आर यू मेनोपॉजल? बोलेगी यस, तब तुम डेक्सा डेफिनेटली करो बिकॉज यू वांट टू डू अ प्रिवेंटिव एंड अ थेराप्यूटिक अप्रोच। तो मैं उसमें वो डेक्सा का वो टी स्कोर के हिसाब से मैं उसको प्रिवेंशन का ट्रीटमेंट दे सकती हूँ, और अगर टी स्कोर बहुत ही हाई है और उसमें मुझे वेज फ्रैक्चर जैसा कुछ भी दिख गया और पता लग गया तो मैं उनको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स दूंगी। तो ये एक होता है। दूसरा क्या है, अगर एक पेशेंट है जो मतलब उसको हाइपोथायराइड है और उसको डायबिटीज भी है और वो पेरीमेनोपॉजल भी है, और फॉर then this patient is sitting very close to osteopenia, तो अगर इसमें आपने डेक्सा करा दिया तो उसमें कुछ खराबी नहीं है। और वंस जब आप ट्रीटमेंट चालू करते हो तो बोन का, जैसे कि आपने डायबिटीज की दवा चालू की, आपको 15 दिन में मालूम पड़ जाता है कि आपकी शुगर्स कंट्रोल हुई है कि नहीं। पर जब आप एनाबॉलिक ड्रग्स देते हो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए तो वो टी स्कोर में इम्प्रूवमेंट लाने को एटलीस्ट 2 साल तो लग ही जाते हैं, 2 साल। तो मैं जनरली बोलती हूँ कि आप एक तो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट करो, और आप जब एनाबॉलिक उसको मतलब दवा को बंद करते हो, पीटीएच हार्मोन को जब 2 साल के बाद बंद करते हो तब करो। या तो बिस्फॉस्फोनेट्स आप यूज कर रहे हो तो मैं उनका 3rd ईयर में करती हूँ, बिकॉज 3 इयर्स में हम बंद करते हैं, राइट। और अगर आपको लगे कि 3 साल के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं आया है स्कोरिंग में, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर टोटल 5 इयर्स। अगर एक्सटेंड नहीं करना चाहते तो हम उनको वी कैन ऑलवेज से कि ओके काम नहीं कर रहा है तो हम आपको पीटीएच हार्मोन दे देंगे। सो आइदर वी फॉलो अ सीक्वेंशियल, नो वन डज कॉम्बिनेशन। अभी वो पेपर्स आने लगे कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के, बट better for a younger age group that you go step by step add on or a sequential। और अगर आपने 5 साल बिस्फॉस्फोनेट दिया तो एक हॉलीडे ब्रेक दे दो उनको। बहुत लोग यूरिक एसिड और गाउट को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं अपने ऑस्टियोपोरोसिस से। यूरिक एसिड से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, यूरिक एसिड का अगर आप देखो, आप कान ऐसे न पकड़ के आप कान ऐसे पकड़ रहे हो, तो uric acid becomes one of the risk factors for metabolic syndrome. Metabolic syndrome becomes a risk factor for diabetes and stroke and hypertension, and that becomes a risk factor for your low bone mass and your osteoporosis. वैसे हुआ, डायरेक्ट उनका कुछ लेना देना नहीं है यूरिक एसिड से। एक चीज सिंपल बताती हूँ, जब पेशेंट को मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम होता है तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये पेन किससे अराइज हो रहा है। बहुत, बिकॉज इवन आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई ट्रीट पेशेंट्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस with hypothyroid, with secondary degenerative osteoarthritis, with fibromyalgias, with soft tissue rheumatism, जब ये चारों और osteomalacia because they have got low calcium, तो जब ये सब आते तो पेन के रूप में ही आते हैं। तो ये बोलना कि ये पेन किस चीज से ज्यादा परसेंटेज है, बोलना बहुत डिफिकल्ट है। तो इट्स बेसिकली आप जब जैसे कि किसी को मसल ये है, स्पैज्म है,
तो आपने उसको कोल्ड फर्मेंटेशन और मसल रिलैक्सेंट दिया और पेशेंट ने बोला कि मेरा पेन चला गया, तो मतलब दिस इज मोर लाइक अ मसल स्पैज्म। किसी ने बोला कि बहुत स्टिफनेस है और आपने उसको पेन किलर दे दिया और बोला कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो और आप फिजियोथेरेपी के पास जाओ, बोला तो अल्ट्रासाउंड देते हैं, एंड देन यू से द पेन चला गया। दैट मीन दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स एंड लिगामेंट। This food and the culture is really causing a lot of obesity in the pediatric age group, and उनको कैल्शियम तो देना ही पड़ेगा डेफिनेटली, और उनका रिक्वायरमेंट्स कम रहेंगे और उनके जो स्पर्ट्स होते हैं ग्रोथ के, उसके हिसाब से आपको कैल्शियम देना पड़ेगा। बिकॉज वो लोग कैसे चेक करते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं, उनके ग्रोथ स्पर्ट्स से हाइट बढ़ रही है कि वेट बढ़ रही है कि नहीं। एक्टिव फॉर्म किसको दिया जाता है? जो लोग पेशेंट किडनी फेलियर के होते हैं, जिनकी किडनी एकदम खराब हो चुकी है एंड दे आर ऑन डायलिसिस एंड डायलिसिस पर हैं, जो जब अपन विटामिन डी जब एब्जॉर्ब होता है सनलाइट से, तो क्या होता है वो विटामिन डी एक इनएक्टिव फॉर्म में होती है व्हिच एंटर्स इनसाइड योर जीआई ट्रैक्ट और वो लिवर में जाके वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, फिर लिवर से बाहर निकल के वो किडनी जाके एक्टिव फॉर्म होती है, एंड देन दैट एक्टिव फॉर्म वर्क्स ऑन योर बोन। तो दूसरा क्या प्रॉब्लम है, एक चीज मैंने देखा है, कौन कौन लोग बहुत विटामिन डी डेफिशिएंट है, मैं ये भी आपको बोलना चाहूंगी, आर द पीपल हु आर वर्किंग इन दिस कॉर्पोरेट वर्क।